अगली रचना हमारी यहाँ पर 18वीं नंबर का जो यूनिट है उस 18वें नंबर के अंतर्गत 18वें नंबर के अंतर्गत यहाँ पर जो इसका जो 5वां वाला पॉइंट है जिसमें वहाँ पर उन्होंने लिख रखा है अज्ञेय, और अज्ञेय के सामने यहाँ पर लिख रखा है मैं क्यों लिखता हूँ, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जिस रचना के बारे में ये बात करने वाले हैं या आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं उसमें आपके पास मेन पॉइंट ये है। यहाँ काम की बात क्या है, क्या ध्यान रखना है, वो बातें थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से सुन लेना। बेसिकली इसमें मैंने यहाँ पर पार्ट का पूरा जिस्ट तैयार किया है। इस पूरे पार्ट के जिस्ट को आप अच्छे से इसको एक बार सुन लेना, एक बार इसको समझ लेना, तो इसमें अपना काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा कि किस किस प्रकार के कौन कौन से कैसे नेचर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप देखें। पहला प्रश्न तो आपको इसमें यहाँ पर ये आ सकता है कि ये जो रचना है आपके पास मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसने लिखी। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं क्यों लिखता हूं, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। ये पहला प्रश्न आपके पास यहां पर खत्म हो गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। फिर यहां पर ऐसा ही पूछ लेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या था, तो अज्ञेय। अज्ञेय का मूल नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। फिर यहां पर मैं क्यों लिखता हूं, किसने लिखा, तो अपने को ये कहना पड़ेगा कि यहां पर अज्ञेय के द्वारा ये लिखा गया। अब बेसिकली ये वाला जो आपके पास यहां पर पोर्शन है, इस पोर्शन के अंतर्गत इन्होंने क्या है कि दम तो है, जैसे रचना का नाम इन्होंने दिया तो उसके पीछे यहां पर लॉजिक तो लगता है कि वास्तव में मैं क्यों लिखता हूं या मैं क्यों लिखूं, तो उस बात के पीछे इस रचना में यहां पर क्या मेन है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय जी ने, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे और कहां से उत्पन्न होती है। आपको इस पाठ को पढ़ने के दौरान जो कुछ कीवर्ड हैं उन कीवर्ड पर आपको फोकस इसमें यहां पर बनाना पड़ेगा। और ये पॉइंट आया कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे और कहां से उत्पन्न होती है, ये पूरे पाठ का मर्म है, ये पूरे पाठ का जिस्ट है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे और कहां से उत्पन्न होती है। फिर यहां से अगर हम इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ें तो उन्होंने कहा कि इस निबंध में यह बताया गया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था, मतलब अगला पॉइंट आपके पास यहां पर यह है, रचनाकार की भीतरी जो व्यवस्था है वो उसको लिखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि ये लिखना इतना आसान नहीं है। किसी भी टाइटल के ऊपर जब अगर आप अपनी कोई बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप अपनी बात को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है। तो उसने कहा कि अंदर से यहां पर इच्छा जागनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। तो पॉइंट प्रश्न बन जाएगा कि मैं क्यों लिखता हूं, मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कौन सी ऐसा टाइटल था, कौन सी ऐसी बात थी जो उनको लिखने के लिए मजबूर करती थी, तो ये कहोगे कि रचनाकार की भीतरी जो व्यवस्था थी वो उसको वहां पर कर रही थी। फिर आगे, और लेखक उसी के बारे में अच्छे से लिख पाता है जिसे वह स्वयं, मतलब किसको अच्छे से लिख पाएगा, तो उसने कहा कि जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसका हमने अवलोकन किया, जिसका हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो जिसका हमने अवलोकन किया, जिसका हमने ऑब्जर्वेशन किया, उस बात को हम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस बात को हम बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। जब हमने देखा ही नहीं तो लिखेंगे फिर क्या। फिर यहां पर आया कि लेखक विज्ञान के छात्र थे। तो प्रश्न आपको ये यहां पर बन सकता है कि बेसिकली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा मैं क्यों लिखता हूं नामक पाठ की रचना की गई है। इस पाठ के संदर्भ में यदि लेखक की बात की जाए तो ये कौन से विषय के विद्यार्थी रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो है विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं और हिंदी में धुआंधार तरीके से इन्होंने अपना नाम कमाया। और लेखक जापान के शहर हिरोशिमा में हुए। अगला प्रश्न आपके पास ये कि मैं क्यों लिखता हूं, इसमें जो यहां पर इन्होंने कहानी ये जिसमें जो थीम उठाई है निबंध की, इस निबंध की थीम को कौन से देश के ऊपर लिखा गया है, तो आंसर है यहां पर जापान पर। फिर यहां पर यह कि जापान का कौन सा शहर, तो अपने को यहां पर याद रखना पड़ेगा हिरोशिमा। बेसिकली जब अगर हम यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के दो शहर, एक जिसका नाम है आपके पास हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। तो इसमें यहां पर हिरोशिमा का पॉइंट पर उन्होंने लिखा। अब ये क्या पॉइंट था, तो अब आपको पता होगा कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम दाग दिए गए थे।
हाँ, उस परमाणु बम को दागने की वजह से आप मान करके चलिए कि हिरोशिमा की क्या स्थिति हुई होगी। उस समय वहां पर उसको जीवंत रूप में दूर बैठे हुए, जापान से अगर अपन देखें तो पश्चिम में बैठे हुए हैं, जापान अपनी किधर की तरफ बैठा हुआ है तो पूर्व में बैठा हुआ है, तो उसको जीवंत रूप में देखने के लिए जो है एक बार कवि, इट मीन्स आपके पास यहां पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन साहब वहां जाते हैं जापान, और जापान में हिरोशिमा शहर का प्रत्यक्ष तरीके से मुआयना करते हैं। वहां पर रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुना था। अभी तक इन्होंने जो भी न्यूज़पेपर आ रहे थे, समाचार पत्र आ रहे थे, उसकी सहायता से उसमें केवल उन्होंने सुना था कि रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में। इट मीन्स रेडियोधर्मी जो है विस्फोट क्या, तो बात यहां पर ही आती हुई दिखाई दी कि इस पर परमाणु बम दागे गए थे, और जब परमाणु बम दागे गए थे तो उन शहरों की हालत पूरी तरीके से उसने वहां पर खराब कर दी थी। जब वह जापान गए तो इन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मतलब जब ये घटनाएं हो गई, फिर इनको लगने लगा कि यार मैं क्यों लिखूं और मैं जापान के हिरोशिमा पर क्यों लिखूं। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे अंदर की व्यवस्था नहीं जागती तब तक जो है मैं उसको वहां पर कैसे जो है वो लिख पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में वहां जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जा करके वो देखते हैं। ये प्रश्न आपका बन सकता है। फिर आगे, वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल काली छाया को देखा। ये एक अपने आप में यहां पर प्रश्न है। एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखा, तो कवि ने अनुमान लगाया कि क्या यार ऐसा हो सकता है क्या कि जिस समय इस पर परमाणु बम यहां पर इस जापान के हिरोशिमा शहर पर जब बरसाए गए होंगे और उस परमाणु के जो रेडिएशन थे, उस रेडियन से ये जो आदमी है पूरा का पूरा भाप बन करके पत्थर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया होगा, तो इनका मन जो है और वहां पर विवश हो गया। तो ये बात आती हुई दिखाई दी कि आदमी की शक्ल में काली छाया को देखा। उस रेडियोधर्मी के विस्फोट का भयावह रूप उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से मानो घटित होने लगा। उनको ये समझ में आने लग गया कि जिस समय हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए गए मैं उपलब्ध नहीं था, लेकिन आज की यहां पर भयावह स्थिति को देख करके मुझे लगता है कि हां, उस समय यहां जो भी लोग रहे होंगे उन पर कैसी बीती होगी। फिर आगे, लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे उस घटना को कविता के रूप में उतारा। मतलब ये जो है वहां से आए और फिर उन्होंने जो है भारत में जब रेल में यहां पर बैठे थे तो उसी समय वहां पर उसमें कविता को पूरा का पूरा लिख डाला। तो ये है कि इस कविता को कहां लिखा गया, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने भारत में आकर के लिखा। कहां पर, रेल में बैठे बैठे, भारत में आकर के रेल में बैठे बैठे इस पूरी कविता को इन्होंने यहां पर लिख डाला। फिर यहां से अपन जब आगे की तरफ चलें तो जैसे क्या होता है कि जब भी कोई पाठ होता है तो चूंकि आपको यह ध्यान रखना है कि आप माध्यमिक शिक्षक के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं, तब ऐसे परिप्रेक्ष्य में आपके लिए यहां पर उस कविता के अंदर, उस पाठ के अंदर जो यहां पर शब्द आते हैं वो एक टीचर को पता होना चाहिए। आपको ये प्रश्न पूछ लेंगे कि मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, कविता में आंतरिक शब्द का उपयोग हुआ है, उस आंतरिक शब्द का इस कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि इसका मतलब होता है भीतरी, या इसका मतलब होता है अंदरूनी, या फिर हम इसको हार्दिक के रूप में डिफाइन करते हैं। क्या हमको इतने सारे इसके मीनिंग याद रखने नहीं, पर एक जनरल सेंस में कि यार आंतरिक का मतलब क्या। फिर पॉइंट, अभ्यंतर का मतलब क्या, तो अभ्यंतर का मतलब भी भीतर का होता है, अभ्यंतर का मतलब भी अंदरूनी होता है ना। फिर आए व्यवस्था, जैसे उसमें आया था ना बार बार व्यवस्था, तो व्यवस्था का मतलब होता है लाचारी, व्यवस्था का मतलब है पराधीनता, कि जब हम किसी के यहाँ पर जैसे वो लाचार है कि अब हमें लिखना ही चाहिए, अब हमारा अंदर का मन जो है प्रस्फुटन कर रहा है इसमें। तटस्थ क्या, जो किसी का पक्ष न लेता हो, निरपेक्ष रूप से लिखना जाने, जो निष्पक्ष रूप से लिखना जानता है उसको तटस्थ कहते हैं। फिर बात आई कृतिकार कौन, तो रचना करने वाला व्यक्ति, जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, जो कवि होता है, उसे वहां पर कहा जाता है कृतिकार। फिर शब्द आ जाए कृति का मतलब क्या, तो किसी लेखक के द्वारा, किसी कवि के द्वारा जो लिखी गई रचना होती है, उस लिखी गई रचना को हम यहां पर कृति के रूप में डिफाइन करते हैं। फिर यहां पर ख्याति क्या, तो ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, ख्याति का मतलब लोकप्रियता, ख्याति का मतलब प्रशंसा, यश और कीर्ति। संपादक क्या होता है, तो आमतौर पर जो पुस्तक
जो छपती है या जो आमतौर पर जो समाचार पत्र छपते हैं, तो पुस्तक या सामयिक पत्र आदि को संशोधित कर प्रकाशन के योग्य बनाने वाला व्यक्ति, वो एडिटर होता है, संपादक होता है, उसको लगता है कि हाँ अभी संशोधन कर दिया है, अब इसको जो है पब्लिश होने दो। फिर आया आग्रह, इसका मतलब क्या, तो अनुरोध, निवेदन। फिर आया प्रकाशक। प्रकाशक कौन, तो वह जो पुस्तकें छापता है, वह जो समाचार पत्र आदि का प्रकाशन करता है, उसे प्रकाशक कहा जाता है। फिर आया तकाजा, पूछ लेंगे कि मैं क्यों लिखता हूं। कविता के संदर्भ में तकाजा शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मांग होता है, तगादा होता है, दावा होता है। फिर यहां पर इसमें शब्द यूज हुआ है उन्मेष। उन्मेष का मतलब है प्रकाश, उन्मेष का मतलब है दीप्ति। अब एकदम से शब्द आ गया तो वहां पर इसका मीनिंग अपन नहीं निकाल पाएंगे कि उन्मेष का मीनिंग क्या होता है। तब अपने को पता होना चाहिए इसका मतलब प्रकाश होता है, दीप्ति होता है। निमित्ति, निमित्ति का मतलब होता है कारण, कि मैं किस कारण में, जैसा उसमें आना मैं क्यों लिखता हूं, तो यह है कि मैं क्यों लिखता हूं। कविता के संदर्भ में निमित्त शब्द का मतलब क्या है, कारण, कि मैं किस कारण से इस कविता को लिखूं। फिर बात आई बखानना। बखानना मतलब बड़ाई करना, बखानना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, गुणगान करना। कदाचित शब्द का मतलब शायद होता है, परहैप्स होता है। फिर आया नियमित, नियमों से बंधा हुआ, जो नियमबद्ध होता है, जो निश्चित होता है, उसे नियमित कहते हैं। परवर्ती, बाद के काल का, घटना के क्रम के अनुसार बाद का, परवर्ती। क्योंकि इसमें भी अगर हम देखते हैं तो मैं क्यों लिखता हूं कविता को बाद में यहां पर लिखा गया है, जो घटना पहले घटित हो चुकी थी। विवरण, विस्तृत वर्णन, यह लेखा जोखा। अपव्यय, अपव्यय का मतलब फिजूल खर्ची, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं जो लिखूं वो फिजूल खर्ची चला जाए। या व्यय का खर्चा। व्यथा, मानसिक या शारीरिक क्लेश जो होता है उसे व्यथा कहा जाता है, उसे पीड़ा कहते हैं, उसे वेदना कहते हैं। आहत, चोट खाया हुआ, चोट खाया हुआ या घायल या जख्मी, जो जख्मी होता है उसे कहा जाता है आहत। अनुभूति, एहसास, संवेदना, अनुभव। फिर यहां पर संवेदना का मतलब क्या, तो अनुभव या अनुभूति। फिर आया आत्मसात, अपने अधिकार में लिया गया, अपने अधिकार में लिए गए को आत्मसात कहते हैं। ज्वलंत, चमकता हुआ, प्रकाशित, ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने जलता हुआ, उसको कहते हैं तत्काल, तुरंत, उसी वक्त। रुद्ध, इसका मतलब है बंद हो गई, फंस गई, अवरुद्ध हो गई। ट्रेजेडी, दुखांत, दुखद घटना जिसमें किसी की मृत्यु तक हो जाए। विपत्ति, अरे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो इस समय जब अगर अपन बात करते हैं यहां पर, जब जापान के हिरोशिमा शहर की जब बात होती है, जब इसमें परमाणु बम बरसाए जाते हैं, तो ये जो है बहुत बड़ी ट्रेजेडी ही थी, जिसमें यहाँ पर कई सारे लोगों की जान जाती हुई दिखाई दी। भोक्ता, भोगने वाला, उपभोक्ता, भक्षक। अकुलता, अकुलाहट, बेचैनी, विहलता या घबराहट। प्रसूत का मतलब यहाँ पर उत्पन्न होना। ये शब्दार्थ मैंने आपको इसलिए इसमें यहाँ पर बता दी है कि ताकि कम से कम अपने को ये पता रहे कि नहीं यार ऐसे कोई काम अपने को यहाँ पर करना रहेगा, है ना। अब जैसे आया इसमें कि मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो एक तो शब्द आ जाएगा आगे ये, क्योंकि अपने सिलेबस में लिख रखा है। ये नहीं होगा तो फिर आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी गई है, तो उत्तर देना पड़ेगा वहां पर क्या, मैं क्यों लिखता हूं, है ना। क्योंकि आगे जिनका उपनाम है उन्हीं का मूल नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। फिर दूसरी, मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है, तो यहां पर है कि शौक के लिए लिख रहा है क्या, दिखावे के लिए लिख रहा है क्या, प्रसिद्धि के लिए। ये ऐसे प्रश्न बनेंगे अंदर से, जो आप लोगों को लगता था कि प्रश्नों का नेचर यहां पर कैसा होगा, तो इस प्रकार से होगा। तो जब अगर अपन इसकी बात करते हैं तो उसने कहा कि अभ्यंतर मतलब उसके अंदर की तरफ उसकी व्यवस्था थी, उसको जो है लाचार हो गया था और उसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे यहां पर लिखना चाहिए, तब इसका उत्तर यहां पर आपके पास क्या आता हुआ दिखाई दिया, तो इसका उत्तर आएगा आपके पास बी, मैं क्यों लिखता हूं। इट मीन्स कि लेखक के अनुसार अभ्यंतर रूप से मतलब आंतरिक रूप से उसके अंदर व्यवस्था आ गई। फिर बात आई कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है, तो उसने कहा कि हाँ मेरे जो मन में उद्गार उठ रही थी, मेरे मन में जो ज्वालाएं उठ रही थी, उसको मैंने लिख करके जो है शांत कर लिया, इससे मैंने यहाँ पर मुक्ति पा ली। तो इस पाठ के संदर्भ में मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के संदर्भ में कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है, तो इसका उत्तर है कि मुक्ति अनुभव करता है। फिर यहां पर आया भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं, मतलब भीतरी उन्मेष मतलब अंदर का प्रकाश, मानसिक विकास, ज्ञान। तो उसने कहा
कि यहाँ पर मानसिक ज्ञान कहते हैं इसे, या इसे भीतरी शक्ति कहते हैं, या मानसिक विकास कहते हैं, या अनुशासन। अब देखो कितना नियर का प्रश्न बनाया, और उसमें वहां पर प्रश्न बनाया कि भीतरी उन्मेष का मतलब है आपके पास मानसिक विकास। फिर आया आत्मानुशासन किसे कहते हैं, मतलब इस पाठ के संदर्भ में प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के संदर्भ में आत्मानुशासन का अर्थ क्या है। तो आत्मानुशासन का अर्थ होता है अपने आप अपनाए गए नियम, अपने आप अपनाए गए नियम को हम यहां पर क्या कहते हैं, आत्मानुशासन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न मिल जाएगा, मैं क्यों लिखता हूं। पाठ में हिरोशिमा नगर की चर्चा की गई है। यह हिरोशिमा नगर विश्व के कौन से देश में आता है, तो उसका उत्तर है कि जापान है। क्या फ्रांस है, भारत है, जर्मनी है। तो हिरोशिमा जो है कौन से देश में आता है, तो आंसर है जापान। दूसरा वाइस वर्सा प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं नामक कविता में यहां पर अगे के द्वारा जापान के किस शहर का वर्णन किया गया है। क्या नागासाकी का किया गया, क्या टोक्यो का किया गया, क्या हिरोशिमा का किया गया, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो अपने को जवाब देना पड़ेगा कि यहां पर किसका जिक्र वो कर रहे हैं, जापान का, है ना। फिर आगे बढ़े, मैं क्यों लिखता हूं लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहां था। इट मीन्स मैंने ये कहा कि ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना है, जिस समय यहां पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर जैसे ही यहां पर परमाणु बम गिराए, लेकिन कविता में जिसकी चर्चा है वो हिरोशिमा की है, नागासाकी की नहीं है। तो उसका था कि ये कहां थे, तो उस समय भारत देश में थे। तो भारत देश इट मीन्स जब अगर अपन देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो थे कि पूर्वी सीमा पर थे। इट मीन्स कि भारत के जापान किधर की तरफ है, तो भारत के जापान पूर्वी दिशा में आता है, तो इसलिए पूर्वी सीमा पर इसका उत्तर आया। जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला था कि नहीं यार मुझे लिखना है। जापान के लोगों को देखकर, जापान की सड़कों को देखकर, पत्थर पर बनी छाया को, या जापान की घटना को, वर्णन को। तो जो मैंने आपको समरी सुनाई थी उस समरी में मैंने वहां पर स्पष्ट ये कहा था कि जापान की घटना जो है यहां पर देखकर पत्थर पर बनी छाया, और उसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि जब इस रेडियोधर्मी किरणें इसके ऊपर गिरी होगी तो इसका पूरा शरीर जो है भाप से यहां पर पूरी तरीके से सीका हो गया, और ये पत्थर के रूप में यहां पर दिखता हुआ दिखाई देता है। क्वालिटी वाला प्रश्न है, आपको आ सकता है। लेखक अपने सम्मुख कौन सा भेद बनाए रखता है, तब यहां पर आई कि किस रचना को लोग पसंद करेंगे। यह आमतौर पर लेखक के सामने बड़ा ज्वलंत मुद्दा होता है कि किस रचना को पसंद करेंगे। फिर आगे, कैसे लोग भारी दबाव के बिना नहीं लिख सकते, तो कहा जाता है कि जो आलसी लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं उन पर बाहरी लोगों के भी दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो नहीं लिख पाते। फिर अगला, अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि बौद्धिक स्तर से आगे की बात। अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा, तो इसका आंसर आया कि बौद्धिक स्तर से आगे की बात इन्होंने यहां पर कही। अगला और बड़ा प्यारा शब्द जो इसमें यूज हुआ है कि अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि अनुभव और अनुभूति में अंतर है। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, मतलब जब अनुभव हो जाता है तो फिर उसके बाद में जो अनुभूति होती है वो अनुभूति और गहरी चीज है, यही इन दोनों में अंतर है। अनुभूति की यहां पर आया है कि अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेते हैं, तो आया कि अनुभूति जब हमको किसी चीज की हो जाती है तो उसमें वहां पर संवेदना और कल्पना का बड़ा महत्व है इस पाठ के अनुसार। तो इसका उत्तर ये जाएगा, कवि ने हिरोशिमा कविता कब लिखी। इसका मतलब है यहां पर कि ये जो हिरोशिमा शहर पर कविता कब लिखी, और कविता का नाम क्या था, मैं क्यों लिखता हूं। क्या उन्होंने भारत लौटकर, आंसर है यस। रेलगाड़ी में बैठे बैठे, आंसर है यस। जापान में, आंसर है नहीं। और ए और बी कथन सत्य है, तो आंसर है यस, क्योंकि हिरोशिमा शहर पर मैं क्यों लिखता हूं जो कविता लिखी है उन्होंने, तो यहां पर भारत लौट करके उन्होंने वहां पर प्रत्यक्ष सब सारी चीजों को देख लिया, और उसके बाद में उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे यहां पर इस कविता की रचना कर डाली। फिर अगला, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में क्यों अधिक मदद करती है, तो उन्होंने यहां पर यह कहा
कि यह लेखक के आंतरिक अनुभव को अभिव्यक्त करती है, अंदर की जो चीजें होती है उसको ये अभिव्यक्त करती है। तो इसलिए इसमें यहां पर प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में क्यों अधिक मदद करती है, क्योंकि ये सब उसके अंदर से चीजें आती है। तो पाठ के संदर्भ में इसका उत्तर क्या होगा, तो आंसर आपके पास सी। फिर आगे, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस हुआ? जब उसने अस्पतालों में आहत लोगों को देखा, तो उस समय तो वहां पर कोई गए नहीं थे ये। जब उसने जले हुए पत्थर पर उजली छाया देखी, फिर जब उसने समाचार में विस्फोट का विवरण पढ़ा और जब उसने विस्फोट के समय की तस्वीर देखी, तो यहां पर स्पष्ट है कि जब उसने जले हुए पत्थर पर उजली छाया देखी तो ये वाली बात उसमें वहां पर आती हुई दिखाई दी। तब उनको समझ में आया होगा कि वास्तव में जिस समय इस पर यहां पर परमाणु बम गिराया गया होगा उस समय इनकी स्थिति क्या रही होगी। कुछ रचनाकारों के लिए बाह्य दबाव क्या हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई दूसरा रचनाकार है, वो दूसरे रचनाकारों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो सामाजिक परिस्थितियां होती है, जो पैसा कमाना होता है, आर्थिक लाभ की जो आकांक्षा होती है, वो बात इसमें यहां पर कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती है। फिर आगे, लेखक के अनुसार विज्ञान का दुरुपयोग कहां हो रहा है? तो इसमें तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको ऐसा आएगा जहां पर उपरोक्त सभी, युद्ध में आंसर है 100%, चिकित्सा में आंसर है यस, पर्यावरण में आंसर है यस, केवल उन्नति के लिए तो ऑप्शन तो कट गया, विज्ञान के विकास में नहीं। तो इसका उत्तर यदि ए और बी दोनों हो तो इसका उत्तर जो है वो दोनों लगेगा। जब अगर ए नहीं हो तो फिर अपने को यहां पर इसका उत्तर क्या लगाना है, तो इसका आएगा वो है आपके पास यहां पर बी। फिर आगे, लेखक के लिए मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न क्यों कठिन लगता है? तो उन्होंने कहा कि इसका उत्तर संक्षिप्त नहीं हो सकता, कि हम यहां पर क्यों जो है उसको लेखक के लिए मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न क्यों कठिन लगा, तो उसको समझ में आ गया था कि इसका उत्तर संक्षिप्त नहीं होगा, ये बड़ा ब्रॉड और विस्तृत जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस कविता के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर जाएगा वो है आपके पास ए। फिर आगे, लेखक को लिखने के लिए क्या प्रेरित करता है? तो संपादकों ने आग्रह किया कि भाई लिख दे, आर्थिक लाभ के लिए, भीतर की व्यवस्था और अनुभव के लिए, या फिर बाहरी घटनाएं। तो आंसर आया कि भीतर की व्यवस्था और अनुभव के लिए लेखक को लिखने के लिए जो है प्रेरित करता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, तो वो है सी। बाह्य दबाव क्या सिर्फ रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं? नहीं, रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते, सभी को प्रभावित करते हैं, सभी कलाकारों को प्रभावित करते हैं जो बाहर के दबाव होते हैं वो। फिर अगला, लेखक विज्ञान का दुरुपयोग कैसे रोक सकता है? तो उन्होंने कहा कि यहां पर विज्ञान का उपयोग केवल लाभ के लिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, केवल कागज पर आलोचना के लिए, ऐसा होगा नहीं, प्रदूषण और अव्यवस्था से बचने के लिए जागरूकता फैलाना, ये हो सकता है, और विज्ञान के खिलाफ बात करना, तो खिलाफ बात तो कर नहीं सकते। तो फिर इसका इस पाठ के संदर्भ में सटीक उत्तर क्या जाएगा, तो वो है अपने पास यहां पर सी। फिर आगे, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के किस दबाव का परिणाम है? तो बेसिकली यहां पर यह है कि बाह्य दबाव और आंतरिक अनुभूति, बिल्कुल यहां पर बाहर से भी उसको लग रहा था और अंदर से भी उसको अनुभूति हो रही थी। तो उस संदर्भ में इसका उत्तर जाता हुआ दिखाई दिया कि बाह्य दबाव और आंतरिक अनुभूति दोनों का ही वो परिणाम है। फिर आगे, लेखक को लिखने के लिए कौन कौन से तथ्य प्रेरित करते हैं? तो उसने कहा कि आंतरिक दबाव और जो उसके मन की जो व्याकुलताएं हैं, क्योंकि वो जो इंडिया में बैठ करके, हिंदुस्तान में बैठ करके जो व्याकुल हो रहे थे, वो वाली बात इसके अंदर आती हुई दिखाई देती है। तो आंतरिक दबाव और व्याकुलता, इन चारों में से यहां पर सबसे सटीक उत्तर होगा। फिर आगे, लेखक ने हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? तो ये बात आती हुई थी कि जब उसने जले हुए पत्थर पर छाया देखी, जब उसने जले हुए पत्थर पर छाया देखी कि ये ऐसी कैसी, ये इसलिए सूख गई है क्योंकि इसके प्राण जो है यहां पर जैसे ही परमाणु बम गिरा होगा तो उसके बाद चले गए होंगे। तो ये वाला पॉइंट। फिर अगला, मैं क्यों लिखता हूं पाठ का उद्देश्य क्या है? लेखक के लेखन की प्रेरणा और कारण को समझना, ये जो है इसका यहां पर आपके पास उद्देश्य है ना। तो ये इसके अंदर इतनी जो बातें आती हुई दिखाई दी, जिसमें जिस्ट में अगर आपने सही तरीके से एक बार अच्छे से इसको ध्यान से सुन लिया तो हम मान करके चलते हैं कि आपका प्रश्न यहां से किसी भी हालात में गलत नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है ना। तो मैं इस पॉइंट को यहीं पर विराम दे रहा हूं।